हाय स्टूडेंट्स, मैं जय सौरभ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओन अकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में सीबीएसई साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट की। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल बोर्ड की क्लास है। मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है, रट्टा नहीं मारने हैं। जितने कंसेप्ट आप क्लियर करोगे, जितने कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से अपने माइंड में फिक्स रखोगे, उतने ही अच्छे आप पेपर्स में अपने एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाओगे, उतने ही आप अपने मार्क्स में अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझना है। कुछ समझना है तो मेरे से कमेंट करके आप मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं, इन चीज़ों को नोट करते रहें ताकि आप अपने जब पेपरों के टाइम आए तो आप अच्छी तरह से उनको रिवाइज करके पेपर को अच्छी तरह से करके आ सको। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ होता क्या है। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे पदार्थ कहते हैं। समझ में? कोई भी वस्तु जो, जैसे मानो मेरे पास पेन है। पेन तो एक क्या है, वस्तु है, परंतु जिस सामग्री से पेन बना हुआ है उसको बोलते हैं पदार्थ। और हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ, वस्तु, कोई भी चीज़ है, वो क्या है, वो पदार्थ से ही बनी हुई है। तो समझ में आया पदार्थ क्या होता है। पदार्थ एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी वस्तु को बनाया जा सकता है। अब पदार्थ क्या होता है, कणों में डिवाइड किया होता है। कण, जैसा आप देखोगे ना, एक पेज लो, आप पेज को फाड़ते रहो फाड़ते रहो फाड़ते रहो फाड़ते रहो, एक सिचुएशन ऐसी आएगी बहुत छोटा हो जाएगा वो, तो उसको बोलते हैं हम कण। समझ में आया। अब पदार्थ के भौतिक जो कण होते हैं उनके भौतिक स्वरूप देखते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बनता है। और पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं, जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। छोटे से छोटा कोई पदार्थ भी होगा तो वो हजारों लाखों करोड़ों कण से मिलकर बनता है। समझ में आया। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। जो पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उसको याद रखना, उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, इनको भूलना नहीं है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके अभिलाक्षणिक गुण। उसके बाद बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। जो भौतिक रूप से पदार्थ को 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। समझ में आ रहा है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस होती है, जैसे ईंट होगी। द्रव, जैसे पानी हो गया, या फिर जैसे कोई ऑयल हो गया या शहद हो गया। और गैस होगी, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सीएनजी, एलपीजी, सारी गैस होगी। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब जो पदार्थ हैं इनकी अवस्थाएं 3 हैं, और तीनों में क्या क्या अंतर होता है इससे आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो, ये ठोस अवस्था के इस कलर में डिवाइड किया हुआ है, ये द्रव अवस्था का ये कलर है, और ये गैस का है। समझ में आया। अब सबसे पहले देखते हैं ठोस। यह एक निश्चित आकार होता है, जैसे ईंट है उसका निश्चित आकार होगा। द्रव का क्या होगा, कोई स्थिर आकार नहीं होता। द्रव क्या होता है, जैसे पानी है, पानी को मैं ज़मीन पर डाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, किसी बर्तन में डाल दूंगा बर्तन के आकार में आ जाएगा। गैस का क्या होता है, गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। समझ में आया। उसके बाद ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। स्पष्ट सीमाएं मतलब जैसे ईंट होता है, उसके कोने बने होते हैं, उसमें स्पष्ट सीमाएं होती हैं, अच्छी तरह से हमें दिखाई देता है भाई हमारे यहाँ तक फैला हुआ है। द्रव जो होता है तरल होते हैं और उनमें बहाव होता है। बहाव मतलब जैसे पानी को मैं यहाँ डालूंगा तो आगे बहता हुआ वो निकल जाता है। उसके बाद गैस, इसमें कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैस को मैं हवा में थोड़ा सा छोड़ूंगा, या जैसे गैस सिलेंडर लीक हो जाता है तो पूरे कमरे में फैल जाती है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, कितने भी एरिया में फैल सकती है, जहाँ तक हवा चलेगी वहाँ तक वो गैस फैलती चली जाएगी। ठीक है। अब आता है ठोस। ठोस क्या होता है, निश्चित या स्थायी आयतन होता है। ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और वो क्या होता है, स्थिर होता है, एक जगह पर रखा होता है। ठीक है। अब द्रव का क्या होता है, इनका निश्चित आयतन होता है। द्रव का भी जो आयतन है वो निश्चित होता है, परंतु गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द्रव। इसकी संपीड़नता जो है नगण्य होती है। संपीड़नता इसकी नगण्य होती है, और द्रव की जो है वो बहुत कम संपीड़न होता है, और जो गैस है वो संपीड़न अधिक होता है। संपीड़न मतलब होता है जलना, जिसकी कहते हैं ना, जलने की जो क्षमता होती है। जो ठोस होता है वो टाइम लगाता है उसमें। ठीक है।
उसके बाद जो द्रव होता है उसमें से थोड़ा कम लगता है और गैस वाले में तो बिल्कुल लगता ही नहीं है टाइम। अब पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाया गया है। इन अवस्थाओं को कणों का युनावद्ध आवर्धित चित्रण देखिए। चित्र में जैसे ठोस बता रखा है, ठोस जैसे प्लेट है, प्लेट के ऐसे कण बने होते हैं। द्रव में जो एक पे कण बताए हुए हैं ये ऐसे कण होंगे यहाँ पे द्रव में जो दिखा रखा है। और गैस की बात करते हैं तो गैस में यहाँ पे ऐसे कण होता है। ये जो बीच में दिखा रखा है गैप है रिक्त स्थान जो बताया है। और ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब जो पदार्थ में 3 तरह के पदार्थ होते हैं। पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। जो हमारा जल है, जो जल पदार्थ है वो 3 अवस्था में रह सकता है। ठोस में भी रह सकता है जिसको हम बर्फ कहते हैं, जल द्रव भी रहता है जिसको हम पानी बोलते हैं, और गैस में भी हो जाता है उसको वाष्प बोलते हैं। अब गैस में कब बनता है? जैसे आपने देखो हम खाना बनाते हैं तो उसको उघाड़ देते हैं, जो जैसे भी बर्तन में बना रहे हैं तो उसमें से पानी भाप सी निकल रही होती है, जो भाप होती है उनको हम बोलते हैं, उसमें गैसीय अवस्था होती है। ऐसे ही हर एक जो पदार्थ है उसकी सभी की एक अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वो एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में भी चेंज हो जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ठोस से द्रव में चला जाएगा, द्रव से गैस में चले जाएगा, या फिर गैस से ठोस में चला जैसे द्रव से ठोस में चला जाएगा। ये क्या है? ये अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है। अब प्लास्टिक का टुकड़ा क्या है? वो कठोर है फिलहाल तो। अगर उसको मैं जलाऊंगा तो क्या होगा? वो तरल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ठोस से तरल में चला गया। ऐसे ही अगर मैं पानी को फ्रीज में रख दूंगा तो बर्फ बन गया। तो क्या हुआ? पानी की जो अवस्था थी तरल थी, तरल अवस्था थी कैसी हो जाएगी? बर्फ वाली अवस्था में चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पानी को उबालना शुरू कर देता हूँ तो क्या होगा? पानी तरल अवस्था में है, उबल कर वो भाप के रूप में निकल जाएगा तो गैस बन के उड़ जाएगा। तो क्या होगा? वहाँ पे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन उसका हो जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं गलनांक। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब कोई भी ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाए या द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का गलनांक जो बताया हुआ है यहाँ पे 273.16 केल्विन बताया हुआ है। समझ में आया? गलनांक क्या होता है? गलनांक जिस भी वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाए उसको गलनांक कहते हैं। यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है बर्फ का जो गलनांक कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको याद रखना है। अब उसके बाद आता है संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। ऊष्मा मैंने आपको बता दी उसमें क्या होता है? एक तरह से एनर्जी होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया? जो हमारा पदार्थ है, जिस पदार्थ को हमको ठोस से द्रव में परिवर्तित करना है और जितना उसके लिए वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है उस वायुमंडलीय दाब को आवश्यकता को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? और उसको मापने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। समझ में आया? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे उसको बोलते हैं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक में कंफ्यूज नहीं होना है। गलनांक में क्या कहता है? जब भी कोई ठोस पिघलने लगे तो उसको बोलते हैं गलनांक, और जब कोई द्रव उबलने लगे तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। समझ में आ रहा है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये तो हमने यहाँ पे बात की थी संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या थी? संगलन की गुप्त ऊष्मा थी जो वायुमंडलीय दाब होता है 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ बात करते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी चीज द्रव को उबाल रहे हैं, उबालते टाइम क्या होगा? वाष्प बनेगी उसमें। ठीक है, इनको भाप बोलते हैं, इसलिए इसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर करते चलना है सभी चीज़ को। अब आता है उद्रपातन। उद्रपातन क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रम को उद्रपातन कहते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्लास्टिक ले ली, उसको ठोस है, चलाएंगे पिघलेगी, फिर उसमें से जो एक धुआं निकलता है या फिर भाप निकले वो उसमें गैस में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु
उदरपातन क्या होता है, ऐसे कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जो तरल में बिना बदले ही गैसीय बन जाते हैं, डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। अब आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सतहीय क्षेत्रफल और तापमान में वृद्धि। सतहीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब मानो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक गिलास को पानी से भर लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे आग लगा देंगे। अब पहले क्या होगा, पहले पानी थोड़ा गर्म होगा। अब जैसे गिलास में पानी भरा हुआ, गिलास की ऊंचाई अगर 6 इंच है तो नीचे से पानी गर्म होना शुरू होगा और ऊपर तक गर्माहट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब फिर वो उबलना शुरू करे तब उसमें वो वाष्पीकरण होगा। अब अगर मैं पानी की सतह जो है, अगर मैं उसको उसी गिलास पानी को बड़े किसी बर्तन में कर देता हूँ, भगोने में कर देता हूँ, पतीली किसी ऐसे बड़े या थाली में कर देता हूँ, फिर उसको गर्म करूँगा तो क्या होगा, पानी की जो मोटाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो उसका तल है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएगा और वाष्पित हो जाएगा। ये होती है सतहीय क्षेत्रफल। तापमान में वृद्धि, अगर हम आग को धीरे धीरे जलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ज़्यादा जलाएंगे तो क्या होगा, पानी बहुत जल्दी जल के उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये मैंने आपको बताया था, जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये गतिज ऊर्जा की बात यहाँ पे आई है। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वही पहला हो गया सतही क्षेत्रफल, फिर तापमान में वृद्धि। अब आती है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, यदि हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता होता है नमी। अगर बारिश हुई है तो उसमें पहले से नमी है, पहले से ही वहाँ पे पानी है उसके कणों में, तो क्या होगा, भाप थोड़ी टाइम लगाएगी वहाँ से निकलने में। अगर वहाँ पे बहुत, जैसे कहते हैं ना, गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और वहाँ पे पानी गर्म करी, बहुत जल्दी खत्म होकर उड़ जाएगा। ठीक है, अब वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अब देखो, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती क्यों है, आपने देखा होगा जैसे बारिश हुई, अब बारिश होने के बाद हवा ठंडी ठंडी चलने लगती है। क्यों चलती हो, क्योंकि जो कण होते हैं उसमें हवा में, उनमें नमी आ जाती है और वो जो कण होते हैं हमारे से जैसे टच होंगे तो वो ठंडे महसूस होते हैं, ठंडे फील होते हैं। तो इसी कारण जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो ये चैप्टर हमने जो पढ़ा है, ये मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको उस चैप्टर का दिया हुआ है। अभी जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, अगर आपके समझ में आया है तो आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपने आप खुद कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको फिर भी एक राय दूंगा कि यहाँ से इसको लर्न करने के बाद, वीडियो को देखने के बाद खुद बैठकर उस चैप्टर को एक बार पढ़ें। जो भी कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर खुद करने की कोशिश करें, निशान लगा लें ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे पहले भी कहता आया हूँ, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें ताकि ये वीडियो उनको भी मिले और उनकी हेल्प हो सके आपकी वजह से। तो स्टूडेंट, ये काम आपको करना है और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है, बोर्ड की क्लास है। ठीक है, पढ़ाई में ढील नहीं बरतनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।